हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। अकाउंटेंसी के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा अब कंसाइनमेंट था। बेसिक अकाउंटिंग हम कर चुके हैं, हायर लेवल के कुछ टॉपिक्स टच कर रहे हैं। अब हायर लेवल के कुछ टॉपिक्स में से बार बार मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ क्या आता है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपने नहीं जाना है। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं अपनी इन क्लासेस में कवर कर देता हूँ, तो आपने जो प्रिपरेशन है अपनी उसी पे बेस्ड रखनी है। अब कंसाइनमेंट से रिलेटेड हमने क्या किया था, देखो टर्म्स की थी, नॉर्मल लॉस किया था, एबनॉर्मल लॉस किया था, फिर हमने ये किया था कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। अब कुछ चीज़ें जो है अपनी आप दिमाग में बिठा सकते हो और उनको नोट डाउन भी कर सकते हो कि जो कंसाइनी होता है उस वो जब अपना जर्नल बनाता है तो उसमें कुछ एंट्रीज होती हैं जो उसने नहीं करनी होती हैं। तो वो कौन सी एंट्री होती है? रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनर, उसने उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। फिर लॉस इन ट्रांजिट, ट्रांजिट या उसके गोडाउन में गुड्स का लॉस हो जाए तो उसकी भी कोई उसने जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है। फिर अगर कोई गुड्स जो है वापस रिटर्न कर दे कंसाइनर को तो उसकी भी उसने अपनी बुक्स में कोई अपनी मतलब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ये याद रखना है आपने, ये सारी एंट्रीज नहीं होती जो मैं बता रहा हूं। फिर अनसोल्ड स्टॉक है, कोई गुड्स रिटर्न कर दिए कंसाइनर को वापस, प्रॉफिट एंड लॉस जो कंसाइनमेंट से हुआ, इन सभी से रिलेटेड किसी भी तरह की जर्नल एंट्री वो अपनी बुक्स में पास नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? कंसाइनी नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। रिसिप्ट की उसने, जो गुड्स रिसीव की उसने कंसाइनर से, उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। गुड्स रिटर्न कर दी कंसाइनर को, उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। गुड्स लॉस हो गया, ट्रांजिट में लॉस हो गया, या आपका गोडाउन में उसके लॉस हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। कोई अनसोल्ड स्टॉक है, उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस है कंसाइनमेंट से, तो इसमें से किसी भी चीज की कोई भी किसी भी तरह की एंट्री वो नहीं करेगा कंसाइनमेंट के अंदर। फिर आगे हम चलते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस जो है आज जो हमने करने हैं उनके ऊपर चलते हैं। उससे पहले देखो हमारा कोर्स है, ये फुल कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हो। अगर आप ये कोर्स पिक करते हो तो आपको क्या है, देखो कंप्लीट कोर्स हमारा लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से और वेल इन ट्रैक चलेगी और यू विल सिक्योर वेरी गुड मार्क्स। और इस कोर्स की डिटेल्स या इसको परचेज करने के लिए हमारे नंबर्स हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नंबर्स भी हैं और डिटेल्स भी होंगी। तो वहां से आप जो है इसकी फर्दर डिटेल्स कोर्स के रिगार्डिंग, कंप्लीट कोर्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। हम जो एमसीक्यूज करा रहे हैं इनसे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया, लेकिन अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो आपको वेल इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की। अब नॉर्मल लॉस, पहला क्वेश्चन आपका, नॉर्मल लॉस डज नॉट इफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहला क्वेश्चन है, अगर नॉर्मल लॉस हो कोई तो वो जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को इफेक्ट नहीं करता है। तो नॉर्मल लॉस हमने लास्ट क्लास में किया ही था। नॉर्मल लॉस क्या होता है? पहले तो स्टेटमेंट सिर्फ ये बोला ट्रू बताना है, पार्टली ट्रू बताना है, फॉल्स है, नन ऑफ दीज। तो नॉर्मल स्टॉक क्या होता है? वो लॉस जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है ना। और नॉर्मली ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, जो गुड्स की नेचर है उसकी वजह से ऐसा लॉस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन हो गया। फिर नॉर्मल वेस्टेज हो सकती है, लीकेज हो सकती है, कुछ गुड्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, कई इवेपोरेट हो जाती है, कई ड्राई हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत से तरह के जो लॉसेज होते हैं गुड्स की नेचर की वजह से, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस बोलते हैं। अब ये नॉर्मल लॉस जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसी स्टेटमेंट बोलती है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या फॉल्स है, गलत है। आंसर आपका सी है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपने स्टॉक लाया, वो स्टॉक आपका चाहे इवेपोरेट हो गया, चाहे ड्राई हो गया, चाहे वेस्ट हो गया, लीक हो गया, इस तरह का किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया, तो उसकी वजह से भैया क्लोजिंग स्टॉक में तो इफेक्ट पड़ेगा ना। क्लोजिंग स्टॉक, आपका स्टॉक जो है आया था कुछ, उसमें से कुछ खराब ही हो गया, है ही नहीं आपके पास, तो उसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही चाहिए। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इट इज एन अनअवॉइडेबल लॉस ड्यू टू इनहेरेंट फीचर्स ऑफ अ गुड। ठीक है, अब आ जाए, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज अ नॉन रीअकरिंग एक्सपेंस। अब ये नॉन रीअकरिंग एक्सपेंस क्या होता है? अगर हमें ये मालूम है
तो इसका आंसर करना जो है वो बहुत आसान है। अब हमें नॉन रिकरिंग यही पूछा आपसे, ट्रू है स्टेटमेंट, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है क्या। ठीक है, अगर आपको नॉन रिकरिंग एक्सपेंस के बारे में मालूम है तो किस किस को मालूम है बताओ जरा, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है। तो जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है वो सारे एक्सपेंसेस उसके अंदर आ जाते हैं। कौन से वाले? जिसमें हम कंसाइनर की प्लेस से कंसाइनी के पास गुड्स लेके आते हैं, कंसाइनर के प्लेस से कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचाने तक के जो खर्चे होते हैं उनको नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो उसमें कैरेज या फ्रेट आपने दिया, वो आ जाएगा। फिर गुड्स रस्ते में आती हैं तो उनका कुछ नुकसान हो सकता है, गुड्स का है ना, चांसेस होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं गुड्स इन ट्रांजिट की। तो ये वाला खर्चा भी क्या हुआ, ये वाला खर्चा आप कब कर रहे हो, जब कंसाइनर से कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचाए जा रहे हैं, यानी कि ये भी क्या हुआ, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई आपकी ट्रू कि ये भी एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। क्या होते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस? which are incurred to bring these goods from consignor's place to consignee's place, और चाहे फ्रेट, कैरेज, इंश्योरेंस ऑन गुड्स ऑफ ट्रांजिट एक्सेट्रा, ये सारे। अब आ जाए वेयर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस अकर एट अ सेम टाइम, द एबनॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन, नॉर्मल लॉस भी हो गया, एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, दोनों ही हो गए। तो अब कहता है कि बताओ कि अब इस केस में जो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करेंगे एंड में, तो उसकी वैल्यू जो करेंगे हम किस चीज पे बेस्ड रखेंगे उसकी वैल्यू को। नॉर्मल लॉस तो हमें मालूम ही है, अभी हमने करा डिस्कस कि क्या होता है नॉर्मल लॉस। अच्छा, फिर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल तो हमें मालूम है, तो एबनॉर्मल क्या होता है बताया था मैंने, बताओ जरा किस किस को मालूम है कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल तो अभी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, कौन सा हो सकता है? तो अब देखो, गुड्स जो है, जो तो जैसे लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो इस वजह से जो लॉस होते हैं, ऐसी वजह से जो क्या होते हैं, जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वेरी रेयर केस में ऐसा हो सकता है, कभी हो जाए, ऐसा नहीं कि रोज रोज ही थेफ्ट हो जाएगी, रोज रोज ही मतलब रीअकरिंग बेसिस पे नहीं होता ऐसे। तो ये सारे एक्सपेंसेस को हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। अब जब नॉर्मल लॉस भी हो गया क्वेश्चन में, एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, अब दोनों की वजह से स्टॉक पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ गया, तो आपसे पूछा है कि ये जो, अब हम क्या करें, ये जो एबनॉर्मल लॉस हमें कैलकुलेट करना है, जितना नुकसान हुआ वो कैलकुलेट करना है, तो किस बेसिस पे करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे कर दें। ओरिजिनल कॉस्ट में नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हमने किए थे, उनको हम माइनस कर दें नॉर्मल, रिड्यूस्ड बाय नॉर्मल लॉस, या द ओरिजिनल कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इसके ऊपर निकाल दें, या मार्केट वैल्यू के ऊपर निकाल दें। इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो सही है, आपको बताना है। देखो जरा, बताओ, देखते किस किस को मालूम है। तो जब भी ऐसा हो जाए, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस एक ही समय पर हो जाए, तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल कॉस्ट में नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो है वो तो ऐड करते ही हैं, पर जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको भी हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये दोनों करने के बाद फिर एबनॉर्मल लॉस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट में ये दो ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा इस केस में? बी। अब हमें चले नेक्स्ट। नेक्स्ट में कहता है इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग टू कंसाइन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टू कंसाइन? कंसाइनमेंट ये बहुत इजी है, नॉर्मल सा है। कंसाइन मीन्स टू रिसीव, टू परचेज, टू सेंड, टू ट्रांसफर। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो कंसाइन, टू कंसाइन को रिप्रेजेंट करता है? टू रिसीव, टू परचेज, टू सेंड, टू ट्रांसफर। इतना आपको इनमें से कोई एक चीज आपको पिक करनी है, बताओ जरा। टू परचेज तो होता नहीं, बिकॉज कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में परचेज तो हो ही नहीं रहा। प्रिंसिपल गुड्स भेजता है वो एजेंट बन के आगे बेचता है, तो ये नहीं हो सकता। ट्रांसफर भी नहीं हो रही, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर तो होता नहीं, सारा रिस्क वगैरह हमने किया था, जो भी रिस्क है
वो कंसाइनर का ही रहता है, कंसाइनी का कोई रिस्क नहीं है इसमें, ठीक है, गुड्स को रिलेटेड। तो टू रिसीव और टू सेंड में से आपको देखना है कि कंसाइन, टू कंसाइन का मतलब होता है टू सेंड गुड्स, गुड्स को भेजना, ये इसका मतलब होता है। तो इसका आंसर है टू सेंड सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या इनमें से किसी भी तरह का अकाउंट नहीं है ये, ठीक है। आपको पता है अकाउंटेंसी में जितना भी चीजें होती हैं, जितने भी हम अकाउंट्स करते हैं, उनको हम नॉर्मली पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासीफाई कर देते हैं, है ना। तो आपको बताना है गुड्स सेंट टू ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नेचर ऑफ, कौन सा अकाउंट है ये आपको बताना है। नन ऑफ दीज तो ऑप्शन नहीं है, मैंने बता दिया। अब तीनों में से आपको देखना है। देखो गुड्स सेंट, गुड्स है, गुड्स मतलब स्टॉक है, आप कह सकते हैं, स्टॉक की बात हो रही है ना, कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स हमने, तो गुड सेंट ऑफ कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज द नेचर ऑफ गुड्स की बात हो रही है। गुड्स होता है स्टॉक, स्टॉक मतलब एसेट, तो इसलिए इसको हम कहाँ डालेंगे, रियल अकाउंट के अंदर जो है इसको क्लासिफाई करेंगे हम। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज ऑफ द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरराइडिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, ये जो ये ओवरराइडिंग कमीशन होती है, ये किसके ऊपर निकालते हैं, कैश सेल्स के ऊपर निकालेंगे, क्रेडिट सेल्स के ऊपर निकालेंगे, एक्सेस प्राइस के ऊपर निकालेंगे, डाउटफुल सेल्स के ऊपर निकालेंगे। अब ओवरराइडिंग कमीशन होती क्या है, कौन बताएगा, व्हाट इज एन ओवरराइडिंग कमीशन। अगर हमें पता है ओवरराइडिंग कमीशन क्या होती है, फिर तभी तो हम देख सकते हैं, तभी तो हम फर्दर बता सकते हैं कि हमें मालूम होगा तभी किसके ऊपर निकलती होगी, है कुछ आइडिया लगेगा हमें। तो क्या होती है ओवरराइडिंग कमीशन, ये मालूम है हमें। ओवरराइडिंग कमीशन होती है जो नॉर्मल कमीशन है जो हमें कंसाइनी को देनी है, उस नॉर्मल कमीशन से कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है। इट इज गिवन ओवर द नॉर्मल, नॉर्मल आपकी जो कमीशन होती है उसके एक्सेस दी जाती है। क्यों दी जाती है, ताकि वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के सेल्स करे, या ऐसा भी हो सकता है एक मिनिमम प्राइस, जैसे हमने उसे बोल दिया कि भैया 100 रुपीज तक बेचोगे तो नॉर्मल कमीशन मिलेगी, अगर आप जो है इससे ऊपर जितना भी बेचोगे गुड को, चाहे 105 रुपए में बेच दो, 103 रुपए में बेच दो, या उससे ज्यादा में बेच दो, अगर आप ऐसा करोगे तो उस पर आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगी। तो ओवरराइडिंग कमीशन क्या होती है, एक्स्ट्रा कमीशन ही होती है। तो वो एक्स्ट्रा कमीशन किसके ऊपर मिलेगी, ये जो एक्सेस, ये जो डिफरेंस है, जितना देखो नॉर्मल कमीशन तो उसे ही हम दे ही रहे हैं 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपीज के ऊपर नॉर्मल कमीशन तो मिल ही रही है। तो ओवरराइडिंग कमीशन किसके ऊपर मिलेगी, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट बनेगा उसके ऊपर मिलेगी, तो एक्सेस प्राइस के ऊपर मिलेगी, ठीक है। जैसे 5% ऑफ एक्सेस ऑफ सेलिंग ओवर इनवॉइस, इनका डिफरेंस, कि हमने एक मिनिमम सेट किया था, उसके ऊपर भी अगर उसने बेच दिया तो उस जो एक्स्ट्रा अमाउंट बनता है, एक्सेस मनी बनेगी, तो उस एक्सेस मनी के ऊपर हम उसे क्या देंगे, ये कमीशन देंगे, चाहे वो 5% है, फिर चाहे 4% है, जो भी डिसाइड हुआ, जो भी टर्म्स डिसाइड हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप ये टर्म आपको क्लियर होगी कि कमीशन जो है ये नॉर्मल कमीशन से अलग दी जाती है, ठीक है। अब हम आ जाएं, थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, एक दो मैंने ले लिए थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कि आ जाएं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना है आपने। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 यूनिट्स, कॉस्टिंग 50 ईच, एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 1000, है ना, एक्सीडेंट हो गया, हमने अभी किया, एक्सीडेंट हो जाए तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है, इज 1000 यूनिट्स। सोल्ड बाय कंसाइनी 7000 यूनिट, 10,000 यूनिट आए थे, 1000 यूनिट जो है एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गए, 7000 उसने बेच दिए। अब आपको निकालनी है वैल्यू एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक
इफ स्क्रैप वैल्यू इज नील, कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो आपको बताना है कि ये एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको बतानी है। देखो ट्राई करके आपको आता है या नहीं, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो लॉस तो सीधा ही है, 1000 यूनिट, लॉस तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1000 यूनिट 50 रुपए का 1 यूनिट, ये तो सीधा सीधा नुकसान हो गया। ठीक है, जो 50,000 आ गया। ठीक है जी। अब दूसरी चीज उसने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करो। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू करें, कितना रह गया क्लोजिंग स्टॉक, ये देखना पड़ेगा। और तो कोई कुछ दिया ही नहीं है इसमें, है ना। ये 10,000 का था, 7,000 बिक गया, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, 2,000 स्टॉक बच गया, इसकी वैल्यू 50 रुपए है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी 50,000 का जो है आपका क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 1 लाख रुपीस का बच गया। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी इजी, कुछ आलतू फालतू नहीं दे रखा है इसमें, सिर्फ सिंपली भी आप निकाल सकते हैं नॉर्मल कॉमन सेंस से, ज्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज होने की इस क्वेश्चन में जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बोला था जो बचा है उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और लॉस भी सीधा सीधा दे रखा है, उसको भी उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Indian Oil sent 1,000 liters of petrol at 0.80 per liter to Bharat Petroleum to be sold on consignment. The consigner incurred expenses of 400. ठीक है, there was a loss of 400 liters in weight due to evaporation. तो कौन सा लॉस, ड्यू टू इवेपोरेशन, नॉर्मल लॉस। 7200 liters were sold at 1.20 per liter, इतने पे उसका सेलिंग प्राइस हो गया 1.20 लीटर। द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। अच्छा, दिया तो बड़ा कुछ है, कमीशन भी दिया, ये आपको देखना है कि आपको आंसर में पूछा गया है। इसमें पूछा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है सारे में, ना तो कमीशन बोली है, ना ही कमीशन बोली है निकालने के लिए, ना ही सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बोला कि आप ये बता दो भैया कि क्या है इसका क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने से पहले हमें मालूम तो होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना हमारा। 10,000 लीटर भेजा था, ठीक है जी, 7200 लीटर बिक गया, तो माइनस कर दो 7200, इसमें से 400 तो इवेपोरेट ही हो गया लीटर्स, तो ये जो बाकी बचा ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो 10,000 में से जब आप ये 7600 माइनस कर दोगे, 7600 हो गया ना टोटल, तो बन जाएगा 2400, तो ये क्लोजिंग स्टॉक बचा। अब इसको हमें वैल्यू करना है क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करेंगे, हमने याद है क्वेश्चन में किया था, अभी ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन था कि नॉर्मल लॉस जो है, जब हम जब नॉर्मल लॉस जब भी हमें सॉरी ट्रू एंड फॉल्स किया था कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इफेक्ट करता है, ये किया था ना हमने। तो यहाँ पे देखो जब हमने ये माइनस कर दिया, ये आपका नॉर्मल लॉस ही है, तो इसको हमने क्या किया वहां पे माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को देखो इफेक्ट करेगा ना। अब ये अब दूसरी तरीके से कैसे करेगा देखो, अब हमें देखना है, हमें वैल्यू निकालनी है कि 2400 यूनिट्स का एक्चुअल में वैल्यू कितना है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कितने यूनिट्स जो है हमारे पास बेसिकली आए थे, 10,000 यूनिट्स थे हमारे, 10,000 यूनिट्स जो है 0.80 के पड़े थे, जिसमें 400 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, ये वाला 400 रुपया, ठीक है, ये वाला एक्सपेंस। तो इतना टोटल हमारा खर्चा हुआ था जब हम उसको कंसाइनमेंट को लेके आए थे, है ना। 10,000 लीटर पेट्रोल जो है जो कंसाइनी के प्लेस तक पहुंचा था, उसका इतना खर्चा हुआ था। अब इतने खर्चे में से हमें देखना है कि इतने खर्चा जो है नीचे
कितने यूनिट लेने हैं, ये देखो 10,000 यूनिट का लाने का खर्चा नहीं है, ये इतने यूनिट्स का खर्चा है, बस ये फर्क पड़ता है। -400 करेंगे जब वैल्यू करेंगे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जो हमने ये लिया, देखो लाए तो हम इतने थे, पर एक्चुअल में ये इतने का 10,000 यूनिट का खर्चा नहीं है, पहुंचे तो कितने हैं 10,000 माइनस 400, 9600 यूनिट्स ही पहुंचे, और फिर हम इसको 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है, 10,000 यूनिट लाने का खर्चा इतना है, इसको डिवाइड कर दिया, कॉस्ट ही निकालनी, इसको डिवाइड कर दिया जितने यूनिट हमारे तक पहुंचे थे। अगर 10,000 पहुंचे होते, कोई नॉर्मल लॉस नहीं होता तो 10,000 से डिवाइड करते, पर यहाँ पे नॉर्मल लॉस हुआ है तो इसलिए 400 माइनस कर दिया, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास स्टॉक बचा है वो हमने निकाल लिया था, 2400 बचा। तो इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे, करो देखो कितना आएगा, सॉल्व करो इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है, आप पॉज करके वीडियो सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो आंसर है आपका आ जाएगा 2100, ये डी। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है पहले वाला बिल्कुल ही सिंपल था, ये भी सिंपल है। यूनिटरी मेथड, आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स है इसमें, अकाउंट्स कुछ नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। खर्चा कितना हुआ, इतना, ये दिखा ना, इतने में खरीदा था, देखो ये, प्लस उसको लाने में 400 रुपए लगे। अच्छा, ये जो वैसे तो 10,000 यूनिट ही चले थे वहां से, लेकिन पहुंचे तो कितने हैं 9600, तो डिवाइड 96 से करना है, 10,000 से नहीं करना है। अगर नॉर्मल लॉस नहीं होता तो 10,000 से। अब बचे कितने हैं 2400, उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा दिया। ठीक है, और यूनिटरी मेथड से आपका जो है ये आंसर आ जाएगा 2100। ठीक है जी, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द कंसाइनी इज गिवन अ डेल क्रेडिट कमीशन, देन the amount of rupees 10,550 is not received due to dispute regarding quality। ऐसे बोला है कि डेल क्रेडिट कमीशन हमने कंसाइनी को दिया है, लेकिन और उसको देने के बाद हमें इतने पैसे नहीं मिले। अब इतने पैसे नहीं मिले, डिस्प्यूट क्या है, क्वालिटी का। तो कह रहा है कि ये अमाउंट कौन बियर करेगा, अमाउंट विल बी बोर्न बाय द कंसाइनी, amount will be borne by the consignor, amount will be borne by the amount will be borne by the consignor and consignee, amount will be borne by the consignor, none of the above। इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है, आपको ये बताना। ठीक है जी, तो अब आपको समझना क्या है कि जब भी हम डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था, तो डेल क्रेडिट कमीशन किस लिए दी जाती है, हम डेल क्रेडिट कमीशन उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं, जिसको हम डेल क्रेडिट कमीशन बोलते हैं। क्यों, ताकि कलेक्शन की जिम्मेवारी उसकी है, लेकिन कलेक्शन का रीजन क्या होना चाहिए, कलेक्शन का रीजन होना चाहिए बैड डेट, बंदा पैसे दे नहीं रहा। यहां पे डिस्प्यूट किसका है, क्वालिटी का डिस्प्यूट है, तो क्वालिटी का डिस्प्यूट जो है उसको हैंडल करने के लिए उसको कमीशन नहीं दी गई है। क्वालिटी का डिस्प्यूट कौन हैंडल करेगा, जिसकी गुड्स हैं, किसकी गुड्स हैं, कंसाइनर की गुड्स हैं, तो अमाउंट विल बी बोर्न बाय द कंसाइनर। क्यों, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन उसे बैड डेट ना हो इसलिए दी जाती है। बैड डेट का मतलब होता है सेल टोटली एक्सेप्ट हो गई, जब पेमेंट देने की बारी आई तो बंदे ने किसी रीजन से पेमेंट नहीं दी, या वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे दूंगा, कोई भी रीजन दी उसने, बट दिस इज द रीजन। यहाँ पे रीजन ये नहीं है, यहाँ पे रीजन बैड डेट नहीं है, यहाँ पे रीजन तो है कि क्वालिटी जो है वो गुड्स की ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। A Kolkata consigned goods, A of Kolkata consigned goods of 10,000 to B of Mumbai and pays 10,000 for expense। इतने के गुड्स हैं, 10,000 का खर्चा दिया है पहुंचाने के लिए, गुड्स वर्थ 2,000 वर बर्न्ट इन ट्रांजिट, जल गए, एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ₹1,500, क्लेम ऑफ ₹1,500 इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस एंड असरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक इफ 25% ऑफ द गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड। ये भी सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, टर्म्स हैं, अकाउंटिंग सेंस में दिया हुआ है, लेकिन सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लोगे। करो जी कैलकुलेट।
बता देखते हैं, कोई मैं भी आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आप भी कैलकुलेट करो, पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आप उसको आगे रिज्यूम कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं जो है इसको सॉल्व करता हूं आपके लिए, आप भी ट्राई करो, देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है एक्सपेंसेस कितने हुए, गुड्स को लाने के लिए कितने एक्सपेंसेस हुए। अब कितनी, अब पहले हमें सबसे पहले तो ये निकालना है कितनी गुड्स जो है वो अनसोल्ड बची है ना, कितनी है। एसेट इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 25% ऑफ द गुड्स लाए अनसोल्ड। तो 25% जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो यूनिट्स में तो दिया नहीं, यूनिट्स में नहीं दिया, तो हमें ना ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो इन एक्सपेंसेस की कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब एक्सपेंसेस कैसे हैं, अगर मैं देखूं 1000 रुपीज के जो ये एक्सपेंसेस हैं आपके, है ना, और 2000 की गुड्स तो है वैसे ही जल गई, तो सबसे पहले तो देखिए कि एबनॉर्मल लॉस है कितना। अगर एबनॉर्मल लॉस मुझे निकालना, देखो इसमें एबनॉर्मल लॉस भी निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये गुड्स जो हैं, जितनी भी गुड्स हैं जो जल गई, उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो 1000 रुपए के, पहले तो देखना पड़ेगा 1000 रुपए के ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे ना, 1000 रुपए के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितनी गुड्स के लिए थे, कितने अमाउंट के लिए थे, 10,000 की गुड्स के लिए थे। 1000 रुपए के जो ये एक्सपेंस लगे थे, ये 10,000 की गुड्स लाने के लिए लगे थे, इसमें से 2000 की गुड्स जल गई, तो हम ये निकालेंगे एक्सपेंसेस ऑन लॉस्ट गुड्स। जितनी गुड्स हमारी लॉस हो गई हैं, ये जो 2000 की, इन पे कितना खर्चा हो, इन पर्टिकुलर गुड पे कितना खर्चा हुआ, तो ऐसे करके निकल जाएगा। 1000 रुपए की गुड्स लाने के लिए 10,000 का खर्चा हुआ था, तो 2000 रुपए कितना खर्चा बन रहा है वो निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करो, 200 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 200 आपका आ जाएगा। अब आ जाए हम, लॉस कितना हुआ, देखो 2000 की गुड्स लिखा है कि नुकसान हो गया, 200 उनको लाने के लिए खर्चा हुआ था ना, तो ये 200 जो है इसमें ऐड करो। टोटल गुड्स 2200 रुपए की थी, मतलब टोटल नुकसान 2200 रुपए की गुड्स का हुआ, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 1500 रुपए तो हमें वापस कर दिए, ठीक है जी। 1500 रुपीज उसने वापस कर दिए, तो इसका डिफरेंस जो है कितना हो गया, 700, ठीक है। 700 की गुड्स जो है, 700 गुड्स नहीं, हाँ 700 रुपीज का हमें लॉस हो, 700 की गुड्स, मतलब उनकी जो रुपीज में वैल्यू है वो 700 रुपीज आई। कैसे निकाली हमने, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पहले हमने जो 1000 रुपए के एक्सपेंसेस थे, इसमें से 2000 की गुड्स के कितने एक्सपेंसेस बनेंगे वो निकाल लिया, फिर 200 रुपीज इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि ये 2000 की गुड्स जो हैं वर्थ है, लेकिन उनको लाने पे भी तो खर्चा हुआ था, तो 2200 रुपए का खर्चा हो गया टोटल। उस 2200 में से 1500 रुपए कंपनी ने दे दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए हमारा जो नुकसान हुआ वो 700 का हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस हमारा 700 हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक देखें, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो 10,000 की गुड्स थी, 10,000 की गुड्स पे 1000 रुपीज जो है वो लाने पे खर्चा हुआ, तो 11,000 की गुड्स हो गई। अब 11,000 की गुड्स में से 2,000 की गुड्स तो हमारी बर्न होगी, ठीक है, 2,000 की गुड्स बर्न होगी, तो टोटल बचा 9,000। 9,000 से वो कह रहा है 25% स्टॉक आपका अनसोल्ड है, तो इसका 25% आप निकाल लो, ठीक है। 9,000 इंटू 25 अपॉन 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का, तो आएगा 2250, ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसमें यूनिट्स नहीं दिए हुए, तो इसमें मनी में करना था, तो ध्यान क्या रखना था, 10,000 जब ये 2000 की गुड्स का लॉस हुआ, तो इस 2000 की गुड्स को लाने के लिए खर्चा जो हुआ वो भी निकालना था। वो निकला ऐसे, यूनिटरी मेथड लगा के कि 1000 टोटल खर्चा हुआ था, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2000, फिर टोटल खर्चा बना 2200, 2200 से 1500 जो हमें मिल गया वो माइनस कर दिया, तो नॉर्मल लॉस आ गया।
जब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी थी कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, तो हमें देखना था पहले हमारा टोटल स्टॉक कितना था, वैल्यू कितनी थी उसकी। तो 10,000 का स्टॉक था, 1000 रुपया हमें उसे लाने में खर्चा हुआ था, और इसमें से हमने 11,200 जो है वो 2000 जो है 11,000 में से 2000 जो जल गया वो माइनस कर दिया, और फिर हमने जो क्या किया उसका 25% निकाल दिया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 25% was the 25% of the goods are lying unsold। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। इनमें थोड़े से मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डाले थे। जितने की लेवल के मैंने क्वेश्चंस डाले, इससे ज्यादा मुश्किल लेवल तो आएगा नहीं। नॉर्मली यही इसी तरह के क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के, नॉर्मल लॉस वैल्यू करने के ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से आएंगे तो। और आज के लिए हमने इतने ही क्वेश्चंस करने थे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।